कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन पॉलिसी तय होने से पहले 5 लाख नागरिकों का वैक्सीनेशन हुआ। दिस इज शिरूर लोकसभा। डेमोक्रेसी की जो नींव अगर रखी गई है तो मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में 27 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में एक स्पीच देते 2 तारीख को पार्टी मेनी पीपल टेक इट रॉन्ग कि some people think I was in महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मुझे याद है बारामती में मैं शो करके जैसे ही शो खत्म हुआ मुझे पहला फोन ये पवार साहब का जो कोई शख्स है वो इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 2004 से 2019 के 15 सालों में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बुलेट कार्ट रेस 7 साल से बनती बुलेट कार्ट रेस बड़े कद्दावर नेता आके एक किसान के बेटे को हराने में लगे। निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी ये 3 चीजें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चौथी चीज आज के इलेक्शन में बहुत जरूरी है वह है महाराष्ट्र का स्वाभिमान। महाराष्ट्र की ऊर्जा, चेतना और पहचान अगर कोई है पूरे देश में जिसके लिए महाराष्ट्र का नाम लेते ही लोगों का सर झुक जाता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ताकतवर किरदार अगर कोई निभाता है तो वो है डॉक्टर अमोल कोल्हे। मेडिकल की वैद्यकीय शिक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया एक तरह से वो अभिनय के क्षेत्र में, लेकिन वहां से वो राजनीति में एक स्टार प्रचारक के तौर पर शिवसेना में पहले आए और उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ वो जुड़ गए 2019 में, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। पहली बार शिरूर जो लोकसभा मतदार संघ जो बना वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरे ताकत के साथ यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे शिवाजीराव अढळराव पाटिल उन्हें हराया। संसद में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उनके भाषण, उनकी कविताएं और उनका बोलने का अंदाज सभी को प्रभावित करता नजर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बातों बातों में इस श्रृंखला में डॉक्टर अमोल कोल्हे की। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय शिवराय। जय शिवराय। तो मुझे तो ये लगता है पहले कि आप एक डॉक्टर बने तो वो वही अंदाज था कि हमारे जमाने में या हम जब पढ़ते थे तो डॉक्टर या मेडिकल ये करियर, और घर वालों को लगता था बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लाइन पे लग गया। हाँ, लाइन पे लग गया, सेटल हो जाएगा। हाँ, तो वही था आपके यहाँ या आप ही डॉक्टर बनना चाहते थे? जी नहीं, दोनों चीजें थी। एक तो बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से एक लगाव था और दूसरी एक बात है कि मैं बहुत ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फार्मर बैकग्राउंड है मेरी जी। तो जो किसान के घर में ये हमेशा ये होता है किसान आए दिन एक गैम्बल खेलता रहता है कुदरत के साथ। जी बिल्कुल। तो हर किसान को, हर पिता को लगता है कि अपने बेटे को कुछ तो स्टेबल लाइफ चाहिए और ये स्टेबिलिटी का करियर या तो इंजीनियरिंग होता था या मेडिकल होता था। तो आई वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट थ्रू आउट, इसलिए घर वालों ने बोला कि अगर डॉक्टर बन जाओगे तो सेटल लाइफ है, तो इसलिए मेडिसिन में एडमिशन ले ली और फिर वो करियर शुरू हुआ। लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारी शिक्षा का जो मूल उद्दिष्ट होना चाहिए, ये जैसे भारतीय संस्कृति में अगर शिक्षा का मूल हम उद्दिष्ट देखें तो इट हैज़ टू बी आत्मा की उन्नति और व्यक्तित्व का विकास, ये 2 चीज़ें होती है। लेकिन जब से लॉर्ड मैकॉले ने कारकुन मतलब क्लर्क पैदा करने वाली ये एजुकेशन सिस्टम लाई, तब से हम भूल गए। हम सोचने लगे कि हमें डिग्री चाहिए, क्यों डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे सेटल हो जाएंगे, अच्छी जगह पे शादी होगी और फिर यहाँ तक ही सिर्फ पेट की भूख तक हमारी शिक्षा का जो पूरा संबंध है ये हमने जोड़ के रखा। लेकिन उससे आगे बढ़कर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे एक सोचने के तरीके पे ये अमल करता है। ये डेफिनेटली बाद में जो पता चला, आई कैन टेल यू, जब कोविड चल रहा था तो कोविड में बेसिकली कई लोग ऐसे थे कि हाँ हमें किट ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें किसी ना किसी की मदद करनी है, लेकिन इससे आगे बढ़ के भी कुछ था। जैसे मैं अभी
गर्व के साथ कहता हूँ कि शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन पॉलिसी तय होने से पहले 5 लाख नागरिकों का वैक्सीनेशन हुआ। जैसे शिरूर लोकसभा। दूसरी बात है कि फैबीफ्लू करके एक गोली आई थी। सो कोविड के शुरुआती दौर में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो थे, इसमें बेसिकली फैबीफ्लू गोली ये मेरे ख्याल से 14 या 16 टैबलेट्स का एक डोज था और इस सिंगल टैबलेट की कीमत थी 105 रुपए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सबसे फॉलोअप करके, इन सबसे लड़के ये कीमत अगर 16 गोलियां एक साथ लेनी है तो 105 रुपए की गोली 100 रुपए भी पकड़े तो मेरे पहले डोज की कीमत थी 1600 रुपए हो जाती। और इससे इनसे लड़के ये कीमत मैंने 40 रुपए कम करा दी ताकि जो पहली गोली थी 1600 रुपए से जो गोली की कीमत आई वो 65 रुपए तक आई। तो तकरीबन अगर आप देखें तो 40 रुपए में ये हर गोली की कीमत कम हुई। तो इफ यू मल्टीप्लाइड बाय मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज। आज जो कोई बढ़ चढ़ के बात करते कि हमने राशन बांटा, ये बांटा, मैं हमेशा नम्रता के साथ कहता हूँ कि राशन देना, लोगों को निवाला देना, ये तो फर्ज था ही, ये सबने किया। लेकिन उसी के साथ मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी शिक्षा की वजह से मैं ये भी कर पाया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पोस्ट कोविड बेसिकली स्टेरॉइड के यूज के बाद बहुत जगह पे आप सुनाई देता है हिप रिप्लेसमेंट की जी बिल्कुल कि शुरुआती तौर में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा था। कई जगह पे कोविड सेंटर्स थे, उसके बाद डीसीएससी थे। ये डीसीएससी मैनेज करने के लिए वेल इक्विप्ड या वेल ट्रेन डॉक्टर्स नहीं थे और कई बार बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर्स ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेरॉइड का ओवर यूज बहुत ज़्यादा हुआ इसमें, और स्टेरॉइड ओवर यूज की वजह से जो जिसे हम एवीएन बोलते हैं, वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में दावे के साथ कहता हूँ ऐसे केसेस बहुत कम है। अब इसका रीजन क्या है? तो शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कोविड चल रहा था तो ये सब जो कोविड सेंटर्स से डीसीएससी थे, इनके डॉक्टर्स के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। जो केईएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, ये इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते थे ऑनलाइन, जहाँ पे वेंटिलेटर कैसे मैनेज किया जाता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा था। तो शुरुआत तो हुई डॉक्टर से, फिर एक्टिंग में गए, फिर वापस राजनीति में। लेकिन पहला किरदार आपको एक्टिंग के मतलब आपकी पर्सनालिटी को देख के बोला गया कि चलिए आप छत्रपति शिवाजी महाराज करिए या ये? जी नहीं, वो एक गैम्बल था। मैं हमेशा यकीन मानता हूँ कि जब आप अपने दिल की सुनते हो तो पूरी कायनात आपको सक्सेस देने के लिए पूरी कायनात काम करती है। तो पहला किरदार तो मैं एट अ टाइम 4-5 डेली सोप्स कर रहा था, जो नॉर्मल डेली सोप्स होते हैं, ये डेली सोप्स कर रहे थे। और बीच में जब मुझे कला वैभव के मोहन तोलवलकर जी ने पूछा कि छत्रपति संभाजी महाराज पे एक नाटक करना, इट वॉज डार्क इन द डार्क। करेक्ट। क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई भी बढ़ चढ़कर बात नहीं करता था। अकेले शिवाजी सामंत थे जिन्होंने उनके बारे में जो लिखा। उन्होंने छावा लिखी, फिर विश्वास पाटिल जी ने संभाजी महाराज पे संभाजी नॉवेल लिखी, डॉक्टर कमल गोखले, बहुत सारे लेकिन जो जिस तरह से लेकिन आम परसेप्शन जो है, ये आम परसेप्शन बहुत गलत था। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पर मेरे चुनाव क्षेत्र में वढ़ू तुलापुर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि स्थल मेरे चुनाव क्षेत्र। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ क्योंकि 334 साल हो गए वो समाधि स्थल वहां पे है। मैडम अब जाके 2023 में 2024 में अब जाके गवर्नमेंट को लगा कि उस समाधि स्थल का विकास होना चाहिए। क्यों भाई, इतने साल क्यों नहीं लगे? जो यहाँ पे पहले लोक प्रतिनिधि हुआ करते थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये आलम था और वो उस वक्त सडनली 4 डेली सोप छोड़कर मैंने एक नाटक के लिए हामी भर दी जी, क्योंकि ये लगाव था कि जो छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार है जो मैंने पढ़ा था, लोगों ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए और ये पकड़ के ये गैम्बल खेला। लेकिन इट वर्क। ये पहले शंभूराजे करके एक छोटा नाटक हुआ करता था, बिल्कुल, इंडोर प्ले। तो इंडोर प्ले से शुरुआत हुई और उसकी वजह से फिर राजा शिव छत्रपति में पहली बार हुई। और आपकी जो सीरियल चली वो भी काफी घर घर में पहुंची, एक तरह से किरदार भी पहुंचा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वहां पर एक तरह से जिस किरदार के साथ में खुद को जोड़ रहे थे वो एक ऊर्जावान था,
वो एक ऐसा था कि हमारे अंदर से खून अभी भी खौल जाता है जब हम उसको, वो किरदार को पढ़ते भी है। आप तो निभाते थे। तो उनमें से कौन से वो गुण थे जो फिर आपको राजनीति में एक स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया गया था? सर दो दो चीजें, सिर्फ दो बातें जी। बोलूंगा कि एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज प्रस्थापित किया, ये तो ना सिर्फ भोसले खानदान का राज था, ये ना सिर्फ किसी धर्म का राज था, ये ना सिर्फ किसी जाति का राज था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज को रयते से रयते राज्य कहा। सराज, तो रयत मतलब इट्स जनता। डेमोक्रेसी की जो नींव अगर रखी गई है, तो हम्म। मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में कुछ वैल्यूज, कुछ प्रिंसिपल्स ये पिरोए गए, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गौरवशाली इतिहास है, इससे काफी प्रेरित होकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना संविधान लिखा है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की प्रेरणा, ये पहली बात। तो जब आप लोगों से कनेक्टेड है, लोगों के प्रति आप अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं, तो मुझे लगता है ये पहला गुण था। और आने के बाद दूसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से बड़े राज थे, उनसे अमीर राज भी थे, ये सब चीज़ें थी, लेकिन बावजूद इन सब के 350 साल बाद दुनिया में बहुत कम ऐसे राजा हैं कि 350 साल बाद भी जिनका नाम इतने अभिमान के साथ लिया जाता है, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो क्यों लिया जाता है, अगर हम ये इस वजह के तहत तक जाए, तो उसका रीजन है उस स्वराज को जो नैतिक अधिष्ठान था। ये नैतिक अधिष्ठान, मुझे लगता है राजनीति में आने के बाद ये नैतिक अधिष्ठान बहुत मायने रखता है। बार बार दाव पर भी लगता है, बार बार दाव पर भी लगता है। दाव पर तो बार बार, और अभी के इसमें तो वो रेयरिटी ये तो जमाना, देखिएगा, ये तो स्थितियां इस तरह की पहले भी काफी थी कि राजनीति नेताओं ने अपने भूमिका के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना, बार बार उनका जो अंतरात्मा है उसको कहीं ना कहीं दाव पर लगाना। आप इसके थ्रू नेविगेट कैसे करते चले? मैं वही बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वो ऐसा एक गाइडिंग स्टार है हमारे लिए कि ये नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी भूमिका अगर बार बार बदलने लगे, आप अगर जनता के प्रति उत्तरदायित्व अगर छोड़ने लगे, तो जनता आपको नकारेगी। जनता आपको मतलब इलेक्टोरल बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन आप खुद की नज़रों में नज़रें डालकर देख नहीं पाओगे। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नैतिक अधिष्ठान की जो सीख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही है कि अभी हम देख रहे हैं पार्टियां टूट रही है, सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, पूरी पार्टी की पार्टी चली जाती है। आज किसी को हम दागी कहते हैं, पेपर में बड़े से बड़े न्यूज़ आते हैं, और जैसे ही वो दल बदल लेते हैं तो वो विकास पुरुष हो जाते हैं। ये बातें हम देख रहे हैं ना। तो 140 करोड़ का जो हमारा देश है, क्या इस देश को उंगलियों पर गिनने लायक लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं कि हमने जो डिसाइड किया वो कर दिया? एक पार्टी पूरे देश के बारे में डिसाइड करेगी? ये साफ सुथरा ये नहीं है। ये भारत में हमेशा से रहा है। मतलब हम कांग्रेस हम कितनी बार टूटी, इसका अगर हम इतिहास देखें तो अब टीएमसी ले लीजिए, एनसीपी ले लीजिए, वहां पे साउथ में चलिए, सारे कांग्रेस के ही तो फ्रैक्शंस है। मतलब पार्टी टूटना और बड़े के बड़े चंक टूटना ये पहली बार नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसमें और फर्क है, पार्टी टूटना और बड़े से बड़े चंक टूटना। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। इससे पहले जब भी कोई पार्टी बिखरी है, कोई भी पार्टी टूटी है, इसमें नेताओं की महत्वाकांक्षा या फिर कुछ मनमुटाव हुआ और पार्टी स्प्लिट हो गई। ये इतिहास में ये कितने उदाहरण हैं। जैसे महाराष्ट्र का ये उदाहरण देखिए, 27 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में एक स्पीच देते, 2 तारीख को पार्टी टूट जाती है। शिवसेना के बारे में शिवसेना का एक एमएलए ओपन लेटर लिखते हैं, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब ठाकरे, उनको ओपनली लेटर लिखते हैं, और वो लेटर के बाद पार्टी टूट जाती है। मैं महत्वाकांक्षा की वजह से अलग राह चुनना ये अलग बात है, लेकिन किसी दबाव के चलते दबाव उसी पर आता है। मतलब मुझे एक सोच ये भी होती है कि देखिए, डर है, दबाव है, यहाँ से कहीं ना कहीं एंडोस ये भी होता है
कि गलत तो कुछ हो रहा था। एग्जैक्टली हमारा तो वही कहना है। तो वो तो आप ही के घर में गलत हो रहा था ना तब। तो अभी क्या सही हुआ, हमारा सवाल वही है। अब क्या सब सही हुआ? पार्टी बदल गई तो सही हुआ? जनता का पैसा गया क्या? फिर मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब ठाकरे, उनको ओपनली लेटर लिखते हैं और वो लेटर के बाद पार्टी टूट जाती है। ये गलत हो रहा था, अगर हम ये मान के चलिए ये गलत हो रहा था, तो सिर्फ ये उंगली ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई, तो क्या ये सही हो गई? ये दोनों पक्ष को के लिए लागू होता है। एग्जैक्टली मैं वही दोनों पूछ पार्टियों रहा के हूँ। लिए लागू होता है। 85% ऑफ द पीपल हु हैव शिफ्टेड, तो अभी तो वॉशिंग पाउडर बोलने लगे, तो ये वॉशिंग पाउडर है क्या? अब देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, उतने बड़े पद पर एक व्यक्ति जो बैठे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, वो एक पब्लिक डोमेन में एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उस पब्लिक डोमेन के स्टेटमेंट को पूरी पूरी जनता एक उनको विश्वास की नज़र से देखती है। लेकिन 27 जून को वो स्टेटमेंट देते हैं, 2 जुलाई को राजनीतिक उथल पुथल होती है, और उन्होंने जिस घोटाले का जिक्र किया था, उस घोटाले के क्षेत्र जिन पर है वही लोग शिफ्ट होते हैं, तो जनता को यही तो जानना है, फिर वो घोटाले का हुआ क्या? क्या घोटाला हुआ ही नहीं? या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो प्रधानमंत्री जी को कोई झूठ ब्रीफ किया गया था, या फिर अब सब खा गए, हजम हो गया? ये तो जनता एनसीपी जानेगी का ना। 2019 में जब सरकार बनने की नौबत चल रही थी, जद्दोजहद चल रही थी, तब स्टेटमेंट था, पवार साहब का ही स्टेटमेंट था कि जनता ने हमें विपक्ष के बैठने के लिए मतदान किया है और हम विपक्ष में बैठेंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ पूरे देश के सामने है। पवार साहब ने बीजेपी तोड़ी नहीं, शिवसेना तोड़ी नहीं, साथ में ली। तोड़ी नहीं। देखिए मैं वही बोल तोड़ने रहा की हूँ। बात तो पीछे काफी सारा इतिहास है। मैं आज नहीं नहीं, डॉक्टर कोल्हे पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहती मैं हूँ, वही बोल रहा हूँ मैम, कि क्योंकि पार्टी गठबंधन होना, पोस्ट पोल अलायंस होना, ये भी नई फुलोद का बात भी नहीं। हुआ था भाई करेक्ट। साहब। देखिए डॉक्टर एग्जैक्टली। साहब, मैं आज आपके व्यक्तित्व पर ज्यादा रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए मेरा साक्षात्कार परफेक्ट। है और ये मुद्दे हैं, ये बिल्कुल है, इस पर भी हम एक बार अलग से शो करेंगे। मुझे ये जानना है कि आपने मतलब आपका पर्सनालिटी देखा है, आपके भाषण देखे हैं, आपकी एक तरह से जो प्रामाणिकता है वो झलकती हुई देखी है। तो जब आप डॉक्टरी से राजनीति में पहला कदम रख रहे थे, कभी रोका नहीं घर वालों ने कि क्यों जा रहे हो? क्योंकि एक परसेप्शन तो है कि राजनीति अच्छे लोगों का क्षेत्र नहीं है। आपको विरोध नहीं हुआ? और वो कौन था मॉरली जो आपको ये कर रहा था कि चलो लड़ लो, देख लेते हैं पीछे जी नहीं, हम। सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि राजनीति अच्छे लोगों का क्षेत्र नहीं है। ये जितने लोग सोचेंगे, जी। उतने लोग जो अनुमान है, इसको और अंडरलाइन करते हम्म। जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर कोई जो वोट देता है, वो राजनीति का हिस्सा है, और राजनीति समाज का आईना होता है। तो ये तो मेरे घर में तो बहुत सिंपल सी बात थी कि बचपन में जब तीसरी चौथी कक्षा में था, तब से पापा ने तो ये आदत लगाई थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। हम्म। जब भी कोई डाउट रहता था, तो आई यूज्ड टू आर्ग्यू विथ माय फादर कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब बातें चलती थी। तो इसलिए रोका तो किसी ने भी नहीं। और पापा का एक सजेशन मैं हमेशा याद रखता हूँ, उन्होंने एक जी। बहुत अच्छी नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, लाइफ में कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, हम्म। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, सिर्फ आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आपने जो पिछले बार डिसीजन लिया था वो सही था, ये साबित करने की हिम्मत सिर्फ रखना। अगर ये हिम्मत आपके पास है, तो कोई डिसीजन गलत नहीं होता, और इसलिए किसी ने तब रोका नहीं। 2014 में जब आप पहली बार शिवसेना में गए, तो किसका बुलावा था, किसने बुलाया, या आपने भी कभी सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा? राजनीति में जाने की ये चीज़ तो चल रही थी, लेकिन 2009 में काफ़ी डिस्कशन हुआ था। पहली बार जब राजा शिव छत्रपति सीरियल चल रही थी, तब सब बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात सबने बुलाया था, लेकिन मेरा शो ऑन एयर था। जी। मतलब चैनल का और जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उनका भी ये रवैया था कि शो ऑन एयर होते हम्म। हुए आपने ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। 2014 में सडनली ये वापस डिस्कशन जब शुरू हुए, तो इन डिस्कशंस में ऐसा था कि जो शिवसेना के उद्धव साहब ठाकरे हैं, हम्म। उनको मैं बहुत एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट हमेशा करता हूँ कि उनकी तरफ देख के एक कल्चर्ड पॉलिटिशियन जो है,
ये मेरा अनुभव भी वही है कि ही इज़ अ वेरी कल्चर्ड मैन इन पॉलिटिक्स। और तब जाके मैंने पहली बार 2014 में शिवसेना जॉइन की। 2014 से 2017 आई वाज इन शिवसेना। करेक्ट। Many people take it wrong कि some people think I was in महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हम्म, तो ये उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। मैं पहली बार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो वो शिवसेना शिवसेना थी ज्वाइन जी। की। 2014 से 2017 तक मैं शिवसेना में था। 2014 से 17 में मैं शिवसेना का उपनेता था। जी पुणे या बिल्कुल। पिंपरी चिंचवड का मैं संपर्क नेता भी रहा था और स्टार प्रचारक भी शिवसेना का था। लेकिन 2017 के सितंबर में जो मेरा बहुत बड़ा सपना था, 9 साल का सपना था, हम्म, वो था छत्रपति संभाजी महाराज का जो रियल हिस्ट्री, उनका जो हम्म। सच इतिहास है, इतिहास है। वो लोगों तक पहुँचाना। जी। और वो शो शुरू करना था मुझे सितंबर 2017 में, और इसलिए 2017 के बाद मैं पॉलिटिकल इससे पूरा अलूफ हो गया। हम्म। और 2017 से 2019 आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन करेक्ट। स्वराज्य रक्षक संभाजी शो। जी। फिर 2019 में पहला न्योता या जिसे ने बुलाया, दादा ने ही बुलाया आपको? जी नहीं, ये तो पवार साहब का पहला फ़ोन था। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं बारामती में ही शो कर रहा था। हम्म। और अजीत दादा के साथ तो मेरी बातचीत हमेशा होती रहती, 2009 से होती है। जी। उसमें कोई अलग बात है ही नहीं क्योंकि वो पूना के गार्डियन मिनिस्टर रहे हैं। जी। मतलब इतने साल वो पूना के गार्डियन मिनिस्टर रहे, तो बातचीत तो होती रहती थी। लेकिन मुझे याद है बारामती में मैं शो करके जैसे ही शो खत्म हुआ, मुझे पहला फ़ोन ये पवार साहब का था। और तब पवार साहब ने मुझे बोला कि हमें मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी हम्म। है। और फिर मुलाकात हुई, फिर पवार साहब ने ये मुझे गाइड किया। और अगर उनके जितने बड़े कद के नेता अगर आप पे यकीन जताते हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं, तो ना बोलने का कोई सवाल था नहीं। फिर जिस 2019 का चुनाव जब आप लड़ रहे थे, तो आपके सामने पूर्व शिव सैनिक ही खड़ा था एक तरह से, और आपने चुनाव लड़ा, तब लग रहा था मैं जीत जाऊंगा या इतने वोटों से जीत जाऊंगा? देखिए, डेफिनेटली व्हेनेवर यू डू समथिंग, आपका उद्देश्य क्या है ये बहुत ज़रूरी है। 2014 में 2019 में जब ये चुनाव हुआ तो 2019 का जो चुनाव था ये बहुत सिंपल से मुद्दे पे था कि 2004 से 2019 तक एक जो कोई शख्स है वो इस अ, चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। लेकिन 2004 से 2019 के 15 सालों में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया। जो एक आने वाला था एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो आते-आते मतलब हमारे आँखों के सामने ऐसे चला गया। जी। लेकिन कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। 2014 में तो मैंने कैंपेन भी किया था उनका। हम्म। मैं शिवसेना का स्टार कैंपेनर था, तो मैंने वो कैंपेन भी किया था। तो उस कैंपेन के दौरान कई अहम चीज़ें भी पता चली थी, लेकिन 2019 का ये पूर्व शिव सैनिक है या कोई बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, बहुत अमीर इंसान है, ये सब के अ, बगैर ज़हन में सिर्फ़ यही बात थी, 2004 से 2019 भरोसा रखा है, लेकिन एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। हम्म। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स करने, हमारी बुलक कार्ट रेस ये शुरू करानी ही है। पूना नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे जी। इसके बारे में करना है। पूना नासिक हाईवे, पूना नगर हाईवे, चाकन तलेगांव शिक्रापुर ये हाईवे ये करना है। यही सोच लेके इलेक्शन लड़ा था 2019 का। और मुझे लगता है शिरूर लोकसभा की जो जनता है उन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने इतना विश्वास दिखाया कि एक विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक बंदा संसद में पहुंच गया। संसद में आपके भाषण भी देखे और मुद्दों पर जिस तरह से आप बात करते हैं वो भी है, लेकिन अपने आप को जब आप सोचते हो, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि इनके पास में 150 स्पोर्ट्स है। सच सच है क्या ये? जी हाँ, मतलब थी। वो तो काफ़ी हाँ, हाँ। दोस्त लेके गए कि जब कोई फंक्शन में जाता था तो पीपल यूज्ड टू फेलिसिटेट मी विद अ स्वॉर्ड। वो जस्ट बिकॉज़ कि आई प्ले किरदार, मुझे जो छत्रपति किरदार आप शिवाजी निभा रहे थे। महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार मैं अदा करता हूँ, तो लोग वैसे फेलिसिटेट करते हैं। तो जब भाषण करते हैं तो कौन से म्यान से कौन सी तलवार कब निकालना है,
इसका रिहर्सल कैसे करते हैं आप? नहीं, सिर्फ एक ही होता है, ईमान के म्यान से जनता के कल्याण की तलवार निकालनी होती है, और कुछ नहीं रहता। ये सबसे ज़रूरी रहता है, क्योंकि अ, लोगों ने मुझे भेजा है वहाँ पे। और ये जो अभिनिवेश है या फिर ये जो बात है, ये दिल से अगर बात निकले ना तो ही पहुँचने वाली है। लाइक बुलक कार्ट रेस, 7 साल से बंद थी जी, बुलक बंद था। कार्ट रेस। बुलक कार्ट रेस क्यों नहीं शुरू हो पाई? तो बुलक कार्ट रेस प्रेज़ेंट करने के लिए बार-बार सिर्फ़ ये हमारी परंपरा है बोल के नहीं चलने वाला था। तो इट नीडेड 4-5 एंगल्स, करेक्ट। अलग-अलग तरीके से। ये रूरल इकोनॉमी पे कैसे असर करता है, ये देशी गोवंश के लिए कैसे काम कर सकता है, ये एम्प्लॉयमेंट का ये कैसे बन सकता है, मुद्दा कैसे बन सकता है, ये इंटरनेशनल टूरिज़्म का मुद्दा कैसे बन सकता है। अलग-अलग तरीके से आपको रखना चाहिए सामने, तब जाके सामने वाले को लगेगा अरे हाँ, इसमें कुछ तो बात है। ये मैंने बुलक कार्ट रेस किया, बैलगाड़ा शरत के बारे में ये मैंने एक्सपीरियंस किया। वही बात है मेरे अनियन एक्सपोर्ट के बारे में, वही बात है लेपर्ड कंट्रोल के बारे में। माय एरिया इज़ लेपर्ड प्रोन एरिया। जी, बिल्कुल। तो लेपर्ड प्रोन एरिया में आज भी अगर केरला केरला जैसा एक छोटा स्टेट, वहाँ पे एलिफेंट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर वो एलिफेंट एरिया को राज्य आपत्ति ये डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हमारे लेपर्ड प्रोन एरिया को क्यों नहीं? आज भी मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज है कि लेपर्ड्स की वजह से मैंने अपने बेटे को स्कूल में भेजना बंद कर दिया। बंद कर दिया। ये इतनी बड़ी दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनेताओं को अभी जो 2 मुख्यमंत्री, 200 एमएलएज़, 1 मुख्यमंत्री जो बार-बार दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनसे ये बात नहीं हो पा रही है। मतलब इन 3 तहसील में अगर सिर्फ वोटर्स देखें, तो तकरीबन साढ़े 11-12 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, लेपर्ड्स की दहशत में। तो ये बोलना तो पड़ेगा, अगर दिल से बात निकलती तो दिल से आनी चाहिए। वही पार्लियामेंट में करता हूँ। फिर एक बात होती है कि आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है पिंपरी चिंचवड़ के लिए अजीत दादा का, जैसे शरद पवार साहब का एक कद है, उन्होंने जो जिस तरह से पार्टी की है, सही बात है। अजीत दादा भी उतनी ही बार चुनाव लड़कर आए हैं, चाहे सुप्रिया ताई का चुनाव था, उसका प्रचार हो, उसकी सारी ये संभालना हो, चाहे आपका हो, मतलब वो भी एक अहम घटक थे, अहम हिस्सा थे। जब अभी कभी राजनीतिक तौर पर उनके बारे में कुछ बोलना होता है या उनसे कुछ सुनने की बात होती है, तो अंदरूनी कश्मकश किस तरह से होती है? जी नहीं, बिल्कुल कशमकश नहीं होती, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अ, व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी मैं कभी भी नहीं करता। और अगर कोई सामने वाला व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी करता है तो हाँ, डेफ़िनेटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, कभी-कभी बुरा लगता है। किसी पे अगर पूरा यकीन रख करके अगर कोई बात आपने बोली हो और अगर वो पब्लिक में उछाली जाए, तो डेफ़िनेटली इट हर्ट्स समटाइम्स। पर यू हैव टू मूव ऑन। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, मेरे कोई चाचा डॉक्टर थे नहीं कि मेरे चाचा डॉक्टर है इसलिए चल बेटा आजा, बाजू में बैठ सीख जा, नहीं हुआ। मेरे कोई चाचा एक्टर थे नहीं कि हाँ बेटा चल मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तू भी आजा एक्टिंग कर ले। मैंने अपने बलबूते पे किया है ना। तो राजनीति में भी जो सीखा हूँ, तो किसी ने आके बुलाया नहीं है कि हाँ चलो ये पकड़ के करो। तो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। लेकिन दूसरी बात ये बहुत अहम है कि अजीत दादा बहुत बड़े नेता है, और पॉलिसीज पे डेफिनेटली लड़ूंगा। तो अगर पॉलिसीज पे लड़ने की जब बात आती है, हुँ। तो आदरणीय मोदी जी इतने बड़े कद के नेता है, लेकिन जब पॉलिसीज की बात होती है तो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ भी बोलता हूँ। तो मेरे ख्याल से मोदी जी तो अजीत दादा से बड़े नेता है। अगर उनके बारे में पॉलिसीज को लेके अगर झगड़ा होता है, वही दादा के साथ भी होगा। उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये मैं देखता हूँ। इस बार का चुनाव आपको कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा मुश्किल है? तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ मेरे जैसा जिसे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिसकी कोई फॉरेन में कोई मतलब विदेश में कोई बड़ी कंपनी नहीं है, जिसका कोई अ, राजनीति में नहीं है, जिसकी कोई शुगर फैक्ट्री नहीं, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसा एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बंदा एक तरफ है, और दूसरी तरफ इतने बड़े कद्दावर नेता आके एक किसान के बेटे को हराने में लगे हैं। इलेक्शन तो बहुत आसान है ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ यार, ये इलेक्शन लोग भी देख रहे हैं ना। एक आम मिडिल क्लास आदमी को हराने के लिए अगर इतने कद्दावर नेता इकट्ठा हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बंदे में कुछ तो दम होगा, इसलिए होता है। लेकिन तो इसका आपने जिन प्रोजेक्ट्स का भी ज़िक्र किया, यहाँ पे आए हैं,
तो कौन से वो मंत्री थे जिन्होंने बहुत सहयोग किया कि आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट आए? और बात रखना वहां तक एक ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ही होती है जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाने की, सारा उन्हीं के हाथ में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर मंत्री जी की जो वर्किंग स्टाइल है, वो अगर माननीय नितिन गडकरी जैसे होती ना, तो अब तक ऊना नासिक रेलवे आपको ऑपरेशनल दिखती, अब तक इंद्रायणी मेडिसिटी में लोगों का इलाज होना शुरू हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली केंद्र की सरकार में ऐसा नहीं है। केंद्र की सरकार में प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, वो किस पार्टी के एमपी से आता है, ये दुर्भाग्यवश ये देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग हुआ वो आदरणीय नितिन गडकरी जी से हुआ, क्योंकि गडकरी जी का जितना मुझे अनुभव है, उन्होंने कभी पार्टी देखी नहीं, उन्होंने कभी चेहरा देखा नहीं, उन्होंने काम देखा, और काम है तो गडकरी जी ने हमेशा सराहना की और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। इसीलिए तो मैं तो विपक्ष का सांसद हूँ। हमने 15 साल सुना था, 15 साल में से 10 साल जो पूर्व सांसद थे वो विपक्ष में रहते थे, तो 10 साल का तो उनका रोना यही था, मैं विपक्ष का सांसद हूँ तो कोई फंड आता नहीं। आता नहीं। उसके बाद 5 साल वो सत्ता में थे, फिर भी कोई फंड आया नहीं, फिर भी कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। मैं गडकरी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि विपक्ष का सांसद होने के बावजूद मेरे चुनाव क्षेत्र में नेशनल हाईवे के अभी के 19,500 करोड़, मतलब 19.5 थाउजेंड करोड़ जी। ये आए हैं। और उससे पहले जो 6 बाईपासेस है उसके लिए तकरीबन 1,500 करोड़ गडकरी जी ने दिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ का फंड एक विपक्ष के सांसद को गडकरी जी के माध्यम से आया। तो ऑब्वियसली मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब तो गडकरी जी ही बोलूंगा। अभी आपके अपने खुद के इसमें, एक आप डॉक्टर हो, एक अभिनेता हो और एक नेता भी हो, तो उसमें से सबसे अच्छा, सबसे करीबी किरदार कौन सा लगता है अपने आप को? जो, क्योंकि होता है ना, समवन इज, समथिंग इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इट जस्ट सी कांट बी मैं टेकन हमेशा अवे बोलता फ्रॉम हूँ यू। इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। अगर मैं डॉक्टर करके प्रैक्टिस करता तो दिन में 200 पेशेंट्स देखता तो 200 लोगों के चेहरे पे खुशी लाता। अगर मैं एक्टर करके अगर 2000 लोगों के सामने अपनी कला पेश करता तो मैं 2000 लोगों के चेहरे पे खुशी लाता। और जब मैं राजनेता के स्वरूप में काम करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के अनुसार काम करता हूँ, तो मेरा एक अच्छा डिसीजन ये सदियों तक कई लोगों के चेहरे पे खुशी लाएगा। तो डेफिनेटली डॉक्टर, एक्टर और राजनेता, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। और अब जब आप मतदाताओं के सामने ले जाओगे, तो अपना खुद का क्या यूएसपी लेके जाओगे? सच्चाई, सच्चाई और ईमानदारी। निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी, ये 3 चीज़ें होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और चौथी चीज़ आज के इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है, वो है महाराष्ट्र का स्वाभिमान। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जब दिल्ली में आगरा में औरंगज़ेब के दरबार में खड़े थे, तो औरंगज़ेब चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को दक्कन का सूबा इनायत किया जाए। अगर दक्कन का सूबा छत्रपति शिवाजी महाराज लेते, तो स्वराज के 3 गुना उनको राज्य मिल जाता, कई गुना ज़्यादा उनको संपत्ति मिल जाती, कई युद्ध के प्रसंग भी बहुत कम आते थे। लेकिन बावजूद इसके छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल्लीपति के सामने झुकना पड़ता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने झुकना पसंद नहीं किया, अपने लोगों के लिए, अपनी माटी के लिए लड़ना पसंद किया। इसलिए आज हम उनका नाम आदरपूर्वक लेते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को अगर हम देखें, तो उन्होंने भी औरंगज़ेब के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने माटी के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया, अपने स्वराज के लिए संघर्ष किया। आज अगर आप देखते हो तो यही हालात महाराष्ट्र के स्वाभिमान के है। तो मेरी सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है, मेरी लॉयल्टी है, और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ने की तैयारी है। ये 4 एक चीज़ें। बात जरूर पूछूंगी कि पहले जब आप अजीत दादा के साथ में गए, जब पहले पार्टी टूटी, तो आप सचमुच अवेयर नहीं थे कि क्या होने जा रहा है? मतलब आप उनसे पूछे क्या फ़ोन किया था पहले? आपसे पूछ रही हूँ उनका क्योंकि साक्षात आप ही तो आपका पार्टी में थे। साक्षात्कार कर उनका जब साक्षात्कार करेंगे तो आप ज़रूर पूछिए क्या फ़ोन किया था? क्या फ़ोन कल करके लेके गए थे? ये उनसे ज़रूर पूछिए। लेकिन डेफ़िनेटली आई वाज़ नॉट अवेयर, आई वाज़ केप्ट इन सम कंप्लीटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो हमारी एक्चुअली मुलाकात बहुत अलग मुद्दे के लिए हुई थी। और जब ये बात पता चली तो डेफ़िनेटली आपने देखा है कि मैंने डे 1 से जो मेरा स्टैंड है वो क्लियर किया। नव भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बातों बातों में इस श्रृंखला में बिल्कुल खुलकर बात कर रहे थे डॉक्टर अमोल कोल्हे, जो यहाँ के सांसद है। राजनीतिक कोई भी इनके परिवार में इससे पहले कोई राजनीति में नहीं रहा है, डॉक्टर थे, अभिनेता थे, और राजनीति में आए तो इनके संसद में भाषण हो, चाहे इनकी एक कविता काका वाली जो आपने कविता कही, वो भी कैसे वो अचानक से आई थी, मतलब मैं खत्म करने वाली थी लेकिन वो मुझे याद आई, काकाज का। डेफिनेटली ये अचानक से आई थी काकाज का, क्योंकि मुझे याद है हम एनसीपी के फीमेल विंग्स का, महिला विंग का समारोह था, और तब जाके जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैवलिंग में ये मुझे पता चला कि ऐसी कुछ तो स्टेटमेंट आदरणीय पवार साहब के बारे में हुआ है जी। और वो लूप जब लग जाता है तो कविता मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा माध्यम है कि आप कम शब्दों में आप बहुत इफेक्टिव तरीके से लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। और हमेशा जब पार्लियामेंट के भी बहुत सारी स्पीचेस अगर आपने देखी जी, तो पार्लियामेंट के बहुत सारे स्पीचेस में भी मैं कविताओं का उपयोग जी करता हूँ। बिल्कुल इसके लिए मैं हमेशा जो आदर्श है, मैं स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को मानता हूँ, क्योंकि वाजपेयी जी की जो कविताएं होती थी जी, बहुत कम शब्दों में इतना बड़ा जो आशय था। और आज भी मैं पार्लियामेंट के उनके स्पीचेस ज़रूर सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ। मैं अटल जी के स्पीचेस सुनता हूँ, मैं विपक्ष में होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ और ओपनली ये बोलता हूँ, मुझे अटल जी की स्पीचेस सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रमोद महाजन जी के स्पीचेस सुनना अच्छा लगता है, सुषमा जी के स्पीचेस सुनना बहुत अच्छा लगता है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। दुर्भाग्यवश तीनों हमें नहीं है, लेकिन बहुत मार्गदर्शक इनकी स्पीचेस होती है, और अटल जी की स्पीचेस सुनने की वजह से उन कविताओं का जो एक चस्का था जी, और उसका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, ये डेफिनेटली अटल जी के उनकी बराबरी हो ही नहीं सकती, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। यानी आप देख रहे हो कि राजनीति में कई ऐसे चेहरे होते हैं, कई ऐसे नेता होते हैं जिनसे हम कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तो डॉक्टर कोल्हे हमसे बात कर रहे थे, चुनाव सर पर है और यहाँ पर जिस तरह से बारामती चुनाव क्षेत्र पर पूरे देश भर की नजर लगी हुई है, कहीं ना कहीं शिरूर पर भी लगी हुई है, क्योंकि जैसे हम हमारे एक कार्यक्रम में कह रहे थे नवभारत के कि ये दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा और अस्तित्व की भी कहीं ना कहीं लड़ाई है। देखते हैं आने वाले चुनाव में जनता किसको वोट देती है। हमारा बातों बातों में ये कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा, नवभारत के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपके जो सुझाव या कमेंट्स है वो हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।